नमस्कार, आदाब। मैं रिदा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और टीएमसी नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं पर पुलवामा हमला भाजपा की साजिश, यहां पर अखिलेश यादव के सांसद ने ये बयान दिया है। वहीं पर बात करते हैं कि आज नहीं हो सकेगी 10 मिनट में डिलीवरी, साल के आखिरी दिन हड़ताल पर पहुंच गए हैं गिग वर्कर्स। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे साथी शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। वहीं पर बात करते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की। तो जैसा कि हमने कल देखा कि पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और उन्होंने ममता सरकार पर काफ़ी तंज किया था और उनको हर तरफ से घेरते हुए काफ़ी चीज़ें बोली थी और काफ़ी बातें कही थी। और जिसको देखते हुए जो टीएमसी के नेताओं के बीच जो वार पलटवार हो रहे हैं, उसमें ओडिशा में भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने आज कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारी चल रही है। कल प्रेस वार्ता में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी स्पष्टता के साथ बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अन्याय, विशेषकर की जो घुसपैठिए लेकर राजनीति हो रही है, उस विषय में अमित शाह जी ने अपने वक्तव्य को रखा कि किस प्रकार ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही हैं और किस प्रकार घुसपैठियों के नाम कटने से ममता बनर्जी और उनके नेता परेशान हो रहे हैं। इन सारे टॉपिक्स पर उनका एक बयान भी सामने आया है। सबसे पहले उनका बयान सुनते हैं। चल रही है और कल एक प्रेस वार्ता में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बड़े स्पष्टता के साथ बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अन्याय और विशेष करके जो घुसपैठियों को लेकर राजनीति हो रही है, उस विषय में आदरणीय अमित शाह जी ने अपने वक्तव्य को रखा है कि किस प्रकार ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है वहां फेंसिंग के लिए, किस प्रकार घुसपैठियों के नाम कटने से, इलेक्टोरल रोल से ममता बनर्जी और उनके नेता बंगाल में परेशान हैं। जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार से अमित शाह जी को धमकी भरी शब्दों से संबोधित किया है, Mamata Banerjee has threatened the Home Minister of India in the words which cannot even be thought of, यह भी हमने देखा। ममता बनर्जी जी का कहना कि आप तो होटल में छुप कर बैठे हैं, ये हम नहीं चाहते तो आप होटल के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते और आप भाग्यवान हैं कि हमने आपको होटल से बाहर निकलने दिया। मैं दोहराता हूं, ममता बनर्जी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए कहा कि आप होटल के अंदर छुप कर बैठे और आप भाग्यवान हैं जो हम आपको होटल के बाहर निकलने दे रहे हैं, वरना अगर हम चाहते तो आपको होटल से बाहर निकलने नहीं देते। यह देश के एक बड़े राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शब्द हैं अपने ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए, और ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि जब पिछली बार चुनावों से पहले हमारे अध्यक्ष जी माननीय नड्डा जी बंगाल गए थे, उनके कैवलकेड पे किस प्रकार से हमला ममता बनर्जी जी ने कराया था, घुसपैठियों से कराया था, लाठी, डंडे, पत्थर से उनके ऊपर हमला करवाया था। किस प्रकार से आज बंगाल के अंदर 300 से अधिक भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दी गई है, किसी को फांसी चढ़ा दी गई है तो किसी को काट काट के मार दिया गया है। मोर देन 300 कार्यकर्ताज ऑफ भारतीय जनता पार्टी have been killed in West Bengal by Mamata Banerjee and her goons of TMC. 3000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी अपने घरों से बाहर रुके हुए हैं, वो अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का दमन बंगाल के अंदर हुआ है, उसका नतीजा है कि लोग आज भी अपने घर लौट नहीं पा रहे हैं। घुसपैठियों का नाम इलेक्टोरल रोल में कटता है। घुसपैठियों को बचाने के लिए
ममता बनर्जी अपने ही देश के गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, उनको धमकाती है, उनको कहती है हम आपको बंगाल की सड़कों पर उतरने नहीं देंगे। आप सोच के देखिए बंगाल कहां जा रहा है। बंगाल वह राज्य है जिसके लिए पहले कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। आपने संबित पात्रा का बयान सुना जिसमें उन्होंने यही कहा है कि जो ममता बनर्जी हैं उनको घुसपैठियों के यहाँ पर होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंगाल में जो चीज़ें चल रही हैं उससे हमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर घुसपैठिए आएँ और जो भारत के लोगों का जो अधिकार है वो उसको छीने। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके टीएमसी गुंडों ने 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी। उन्हें मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाए जाने से परेशानी है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि आप अमित शाह को नहीं बल्कि भारत को धमकी दे रही हैं। यहाँ पर देखिए कि संबित पात्रा ने सारी चीज़ें उठाकर भारत की जनता यानी कि भारत को पूरी तरह से बोल दिया कि आप भारत को धमकी दे रही हैं। लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से कल कहा था कि यहाँ पर घुसपैठियों के रहने की कोई जगह नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं अमित शाह या बाकी जो नेता है भाजपा के वो सबसे पहले वहाँ पर यही चीज़ों का नारा देते हैं कि घुसपैठिए यहाँ पर नहीं रहेंगे। लेकिन जब नाम निकलकर सामने आते हैं तब आप एक भी घुसपैठियों के नाम नहीं दिखा पाते हैं। देखिए, अगर हम घुसपैठियों की बात करें या आमतौर पे देश में किसी भी राज्य में या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें एक अहम मुद्दा घुसपैठिए रहा है और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में भी किसी भी क्षेत्र में विकास से कहीं ज़्यादा घुसपैठियों का मुद्दा रहेगा। खास बात ये भी है कि घुसपैठियों के मुद्दे वही लोग उठाते हैं जिनके कमान बीएसएफ की कमान खुद संभाले हुए है, जो खुद देश के गृह मंत्रालय में इस वक्त पद पे हैं, खुद देश के बॉर्डर की सिक्योरिटी उनके हाथ में। लेकिन फिर वही लोग ये कहते हैं कि घुसपैठिए जहाँ पे चुनाव हो वहाँ पे इसके मुद्दे आमतौर पर उठाए जाते हैं। बिहार के चुनाव में भी देखा गया घुसपैठियों को लेकर जोरों शोर से मुद्दा किस तरीके से उठाया गया, लेकिन वहाँ पे जब एसआईआर हुआ तो मालूम चला बाद में ये कि कहीं पे भी घुसपैठियों की शिनाख्त नहीं कर पाई गई है। लेकिन हालांकि बीच में देखा गया कैसे सोर्सेज के जरिए बताया गया कि इतने लाख घुसपैठिए बिहार में मौजूद है। लेकिन बाद में जब उस पर विपक्ष ने सवाल खड़ा करना शुरू किया तो किस तरीके से सारे लोग शांत हो गए, सबने देखा। अब पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तब से सियासत तेज हुई है जब वहाँ पे मेडिकल में एक रेप की वारदात सामने आई थी। उसके बाद से देखा गया किस तरीके से वहाँ पे बीजेपी के कुछ ऐसे नेता थे, कार्यकर्ता थे जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा लेने की मांग तक कर दिया था। हालांकि अगर हम और आम तौर पे दूसरे राज्यों में बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कम नहीं वारदात के मामले हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो लोग मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग नहीं करते हैं। अमित शाह की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह, बीजेपी में खास तौर पर अमित शाह की ज़्यादा चलती है। शायद यही वजह है कि इस वक्त अब बीजेपी पूरी तरीके से ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल पे फोकस की हुई है और वो ये नहीं चाहेगी किसी भी हाल में कि कोई ऐसा बिंदु हो, कोई ऐसा नुक्ता हो जिसे हम ना परखे या उस पर सियासत न की जाए। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो पूरी टारगेट पश्चिम बंगाल में बीजेपी की है और वो चाहती है, जिस तरीके से अभी हम बिहार चुनाव की बात करें कि बिहार में बीजेपी सहयोगी अपने पार्टी के साथ यानी एनडीए में वो अपनी सरकार चला रही है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है क्योंकि ये 3-4 ऐसे राज्य है जहाँ पे संख्या ज़्यादा है। लेकिन 2027 में भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बिहार में बीजेपी कुछ हद तक जीत हासिल कर लिए, सरकार चला रही है। लेकिन अब बीजेपी का फोकस है कि अगर पश्चिम बंगाल 2026 में हम किसी भी तरीके से जीत जाते हैं, किसी भी तरीके से कहने का मतलब मेरा ये है क्योंकि आमतौर पे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ज़्यादा एसआईआर और ईवीएम के बहाने चुनाव जीत रही है, तो बीजेपी की पूरी फोकस ये है कि अगर पश्चिम बंगाल चुनाव हम जीत जाते हैं तो जिस तरीके से बिहार चुनाव जीतने के बाद थोड़ी राह हमारी आसान हुई, तो पश्चिम बंगाल में भी अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो उसके बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए और आसान हो जाएगा और उत्तर प्रदेश भी अगर आसान हो गया तो 2029 बीजेपी के लिए और शायद आसान हो जाए। क्योंकि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तमाम ये ऐसे राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा विधायकों की सीट है, वहाँ पे एमएलए बनते हैं। तो ऐसा मोमेंट कहा जाता है कि अगर इन सब क्षेत्रों में जिस पार्टी का वर्चस्व होता है वो आमतौर पे दिल्ली की सत्ता उसके हाथ में होती है। लेकिन खास बात ये है कि जिस तरीके से कहा गया है कि ममता बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह पे सवाल नहीं कर रही हैं बल्कि वो सवाल कर रही हैं पूरे देश पे, भारत पे। तो आम देखिए किस तरीके से कि अगर कोई सरकार या कोई नुमाइंदा या कोई विपक्ष का आदमी अगर सरकार पे सवाल खड़ा करना शुरू कर दे तो आमतौर पर ये
कहा जाता है कि नहीं, ये नेता ही नहीं बल्कि उसको अब देश हित में सवाल खड़ा करने की कोशिश की जाती है। ममता बनर्जी की बात करें तो कहा जाता है कि ममता बनर्जी का ऐसा एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जो अभी तक डटी हैं, किसी भी परिस्थिति में उन्होंने बीजेपी से सौदा नहीं किया, बीजेपी के साथ नहीं गई। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से महबूबा मुफ्ती एक वक्त बीजेपी के साथ वो सरकार चलाई, लेकिन उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में उनका क्या अस्तित्व बचा है, उनकी क्या हैसियत है, ये आमतौर पे सबको पता है। ये वजह है कि शायद इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार कोई और चला रहा है। लेकिन वही अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी इस वक्त अभी इंडिया अलायंस में है, कुछ मामलों में वो दखल देती आई है, कई मामलों में वो शांत रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी पूरे दमखम के साथ अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी ममता बनर्जी देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का वहां पे क्या रुख रहता है, या फिर क्या कांग्रेस वहां पे थोड़ी फूक फूक कर कदम रखेगी ताकि कांग्रेस की वजह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फायदा ना हो, क्योंकि बीजेपी के पास एक कोर वोट होता है पश्चिम बंगाल में। अगर हम ममता बनर्जी के वोटरों की बात करें तो आमतौर पे वो जो कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, आपस में कोई और दल वहां पे जाकर अगर इंडिविजुअल चुनाव लड़ता है तो आमतौर पे वो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये काफी देखने वाली बात हो गई कि इस पूरे मामले में कांग्रेस अपना क्या रुख तय करती है। लेकिन आपको बता दें कि इसी मामले में अगर हम बात करें तो बिहार मंत्री दिलीप जायसवाल ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा है कि ममता बनर्जी आपक हो रही है क्योंकि उनको जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की जनता किसी भी परिस्थिति में घुसपैठिए को पसंद नहीं करेगी। दूसरे देश के लोग यहाँ आकर इस देश की युवाओं का रोजगार छीने, गरीबों का अनाज छीने, ये बंगाल की जनता और देश कभी भी पसंद नहीं करेंगे। तो सवाल ये भी है कि आप इस देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, देश में रोजगार दे किसको रहे हैं? क्या आप इंटर्नशिप के नाम पे लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, या फिर आप इस देश में भी देखा जा रहा है कि अब किस तरीके से लोगों को तो नौकरियों से निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है, तो आप रोजगार देने की बात करते हो। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे घुसपैठिया है। पश्चिम बंगाल क्या पूरे देश में कोई नहीं चाहेगा कि आप कोई दूसरे मुल्क के घुसपैठिए इस देश में है। लेकिन सवाल ये भी तो खड़ा होता है कि आखिरकार ये लोग अभी तक आ क्यों रहे? 11 साल हो गए आपको सरकार चलाते हुए, तो 11 साल में आपने कितने घुसपैठियों को इस देश से, इस राज्य से बाहर निकाला, उसका भी आप आंकड़ा सामने रखें। बिहार चुनाव हो तो भी घुसपैठियों का मुद्दा, पश्चिम बंगाल चुनाव हो तो भी घुसपैठियों का मुद्दा, लोकसभा चुनाव हो तो भी घुसपैठियों का मुद्दा, उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाला है तो क्या वहां पर भी घुसपैठियों का मुद्दा बड़े पैमाने पर भुनाने की कोशिश की जाएगी? तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 11 साल से सरकार आप चला रहे हैं, तो आप अभी तक क्या किए कि घुसपैठिए इस देश से साफ नहीं हो पाए, या आमतौर पे देखा जाता है कि हर चुनाव में आप बार बार घुसपैठियों के मुद्दे उठाते रहते हैं। बिहार में भी हमने देखा कि वहां पे क्या नतीजे निकल कर सामने आए, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि घुसपैठियों के मुद्दे बीजेपी खासतौर पर भुनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पे आप ममता बनर्जी ने क्या विकास नहीं किए हैं या फिर क्या विकास किया है, आप उस पर सवाल खड़ा करें। तो आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आप उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जो मुद्दा शायद वहां की आम जनता के लिए, आम आवाम से कोई मतलब है ही नहीं। इतने ज़रूरी मुद्दे नहीं हैं जिस पर अमित शाह जाके बात करते हैं या भाजपा के जो भी नेता है वो बात करते हैं। अब देखिए, अमित शाह ने कल आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठियों को जगह दे रही हैं, और वहीं पर जब इस चीज़ की भनक ममता बनर्जी को पड़ती है, उन्होंने साफ साफ ये बोलते हुए कहा है कि ठीक है, अगर यहाँ पर हम घुसपैठियों को जगह दे रहे हैं तो दिल्ली में जो हमले हुए या जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेता है? क्या उन्होंने यही कहा कि बंगाल से ही सारे घुसपैठिए वहाँ पर जाते हैं कुछ भी काम करने के लिए, कोई भी कांड करने के लिए, लेकिन आपके देश में और देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा हमला हो जाता है, या पहलगाम में इतना बड़ा हमला हो जाता है, काफ़ी लोगों की मौत वहाँ पर होती है, उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेता है? उस वक्त अगर सोचिए जिस तरह से भी ममता बनर्जी ने दिल्ली का जिक्र किया, अगर दिल्ली में जिस वक्त हमले हुए वो भी लाल किला के पास, वो इतना सेंसिटिव इलाका माना जाता है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ आबादी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर दिल्ली में जब हमले हुए, अगर उस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार होती तो आप सोचिए कि वहाँ पे किस तरीके से सरकार को गिराने की बात की जाती। लेकिन आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि दिल्ली का पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होता है, बल्कि गृह मंत्रालय वहाँ पे पूरा डील करता है। फिर भी सवाल सरकार से, जो वहाँ पे दिल्ली में जिसकी सरकार होती है उससे सवाल खड़े किए जाते हैं और उस पर सारी तोहमत मोड़ दिया जाता है कि इनकी नाकामी है। अगर ये घटना पश्चिम बंगाल के किसी इलाके में हुई होती तो शायद मुख्यमंत्री से अभी तक इस्तीफा लेने की बात की जाती है और न जाने कितने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी किए जाते, न जाने क्या साठ गांठ भी दिखा दिया जाता है कि इसका लिंक यहाँ से निकला, उसका लिंक वहाँ से निकला। और दिल्ली के हमले की बात करें तो दिल्ली में देखा जब हमला हुआ उसके बाद
कई जगह से ऐसी खबर सामने आने लगी जो एक देश से जोड़कर देखने लगा, लेकिन बाद में देखा गया कि वहाँ के जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है काफ़ी संयम के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, जवाब दी, क्योंकि कहा गया कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक हम इस पर कोई भी अपनी सफाई नहीं देंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी सियासत चमकाने के लिए उसको न जाने किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पे दिखाने की कोशिश करने लगे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सवाल खड़ा किया है कि दिल्ली में जो हमले हुए उसका जिम्मेदार कौन है, पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, या देश के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घट रही हैं तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये वही सरकार है जिसने कहा था कि हम वहाँ पे आर्टिकल 19 हटाने के बाद से और भी जो चीज़ें वहाँ से हम जब अपनी काम करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम पूरी तरीके से आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से मुठभेड़ की घटनाएं सामने आ रही है, किस तरह से हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो सरकार पर तो सवाल लाजमी खड़ा होता है कि जो आप इतने बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं तो इसमें आखिर हकीकत कितनी है, आप भी इसको पर्दे के सामने लाने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो आमतौर पर तो सरकार पर सवाल, इस वक्त तो केंद्रीय गृह मंत्री आप हैं, देश में आपकी चल रही है, तो फिर आप उस मुद्दों को ले जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो मुद्दा कोई है नहीं, और अगर सच में घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में है तो फिर ममता बनर्जी को दिक्कत क्यों होगी तो आपकी उनको निकालने में। बिल्कुल, केंद्र में सरकार आपकी है, आप गृह मंत्री हैं, आपके रक्षा मंत्री हैं, हर पद पर बैठा व्यक्ति भाजपा से है, फिर उसके बाद भी पूरे देश में ठीक है बंगाल में घुसपैठिए घुस रहे हैं तो वो ममता बनर्जी की नाकामयाबी है, लेकिन पूरे देश में जहां घुसपैठिए घुस रहे हैं वहां पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? नहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए घुस रहे हैं तो इसलिए ममता बनर्जी की बात आ रही है क्योंकि वो बॉर्डर इलाका है, तो इसलिए बीजेपी कहने की कोशिश कर रही है। तो क्या फिर आपके नाकामी है कि बॉर्डर्स के उस पार से यहाँ पे जो घुसपैठिए वो आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। दूसरी अहम बात यह कि अगर कोई बॉर्डर से छिप कर आ रहा है तो वो घुसपैठी है, और जो हवाई जहाज से आ रहा है फिर वो क्या है, तो देशभक्ति है उसका मतलब यहाँ का वो देशभक्त है, फिर आप जो रख के खिला रहे हो। आप एक घुसपैठियों को यहाँ पर छिपाए हुए वही सबसे बड़ा जो घुसपैठिया है आप उसको यहाँ पर छिपाए हुए हो, जिसके चलते वहाँ पे मतलब जो हिंदू भाई है उनका खुलेआम कत्ल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मतलब इतने बुरे हालात हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो भी लोगों की हत्याएं हो रही हैं, कत्ल किया जा रहा है, उस पर आप आवाज़ उठाते हो, लेकिन उसी देश की महिला प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है वो यहाँ पर आकर रुकी हुई हैं और आपके ही संरक्षण में है, आपके ही देखरेख में है, आप उन पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। और हमेशा से ये कहते हुए आए हैं कि घुसपैठिए देश में घुस रहे हैं, घुसपैठिए देश में घुस रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाकामयाबी यहाँ पर अगर सामने आती है तो वो आपकी है, ना कि बाकी कोई राज्यों की या बाकी राज्यों की सरकार की। उनकी बारी बाद में आती है। सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ी अगर गलती मानी जाएगी तो वो केंद्र सरकार की मानी जाएगी और गृह मंत्री अमित शाह की मानी जाएगी। और देश के जो अभी हालात बने हुए हैं, आप घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन आपके देश के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आए दिन लोगों को लिंच किया जा रहा है, एक समुदाय के लोगों को धर्म पूछकर उसको मारा जा रहा है, आपकी उस पर जबान क्यों नहीं खुलती है? आप कभी उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? आप उस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? अब यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में एक त्रिपुरा के एक शख्स की हत्या की गई। वो छात्र था, 17 साल का लड़का था, उसकी हत्या कर दी गई, उसको चीनी बोल के हत्या कर दी गई। अब उसके बाद हमारे देश के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो वहाँ पर आकर बात करते हैं और उसके बारे में दुख अपना बयान करते हैं। लेकिन वही अल्पसंख्यक के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, कभी भी अगर मुसलमान की हत्या की जाती है तो उनकी जुबान भी नहीं खुलती है। नहीं देखिए, अभी आपने कहा ना कि जो अल्पसंख्यक की हत्या की जाती है उस पर जुबान नहीं खुलती है। सवाल ये है यहाँ पे कि पहले तो हत्याएं, मॉब लिंचिंग किसी एक खास धर्म मुसलमानों को लेकर किया जाता था, लेकिन अब ये नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसके बाद ये लोग क्रिश्चियन पे आ गए। अब ये कह के मार रहे हैं कि तुम चीनी हो। अगर चीन से आपकी इतनी दुश्मनी है या फिर चीन से आपको इतनी नापसंद है, तो हमने देखा भी ये पहलगाम आतंकी हमले होने के बाद से जो पाकिस्तान से लड़ाइयाँ हुई तो उसमें देखा गया कि आपने चीन के जो हथियार है वो पाकिस्तान यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि टर्की से जो तुर्की है उसके हथियार ड्रोन पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आपने उस पर कौन सा कड़ा रुख अपनाया? दूसरी बात ये कि किरण रिजिजू एक तरफ जहाँ अल्पसंख्यक के मामलों में शांत होते हैं, वही दूसरी तरफ अजमेर जाकर वो अपनी देशभक्ति दिखाने के, फिर कह ले जो माइनॉरिटी के हक में जो चीज़ें होती है वो अपने मतलब दिखाते हैं कि नहीं हम पूरी तरीके से सबके हैं। तो सवाल तो यही है ना कि जिस तरह से वो भी सरकार वहाँ पे, राज्य सरकार आपकी है, अगर वहाँ पे यानी उत्तराखंड में अगर इत्तेफाक से कांग्रेस की या किसी और की सरकार होती तो क्या किरण रिजिजू इसी तरीके से जाकर फैमिली वालों से मिलते? दूसरी चीज़ ये भी देखने वाली बात है कि किस तरीके से ये मामला जब सामने आता है तो उस वक्त तक जितनी भी पार्टियां हैं जो सत्ता में है वो पूरी तरीके से खामोश रहती है, यहाँ तक कि वहाँ के
मुख्यमंत्री भी ऐन वक्त पे कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन जब मामला ये तूल पकड़ते गया, पूरे देश ने इस केस को पढ़ा, जब इस मामले में सरकार की थुआथुई होनी शुरू हो गई, जब लोग तरह तरह की बातें करने शुरू किए, तब जाकर ये लोग संज्ञान लेते हैं। और इस पूरे मामले में हमने देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी ने भी शायद उनके परिजन से, पिता से बात करने की कोशिश की है। किरण रिजिजू भी अब अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो संवेदना व्यक्त करने के बाद वहां से वो ऐसा कड़ा मैसेज, संदेश क्यों नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा कोई कृत्य करता है, किसी भी समुदाय के साथ हो या कोई भी करने वाला हो, तो हम उस पर कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आप इस वक्त नियमों में बदलाव कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों के साथ बदलाव क्यों नहीं करने कि आने वाले वक्त में ऐसे लोगों के साथ ऐसे केस सामने नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि पहले जहां जबान तक वैल्यू थी, लेकिन अब चेहरे देखकर, यानी कि अगर चेहरा तुम्हारा वैसा है तो तुम चीनी हो, तुम बांग्लादेशी हो, ऐसे लोगों की हत्या की जा रही है। हमने ये भी नहीं भूला कि हाल ही में कैसे एक शख्स को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बांग्ला बोलता था कि, और शक ये था कि वो मुसलमान है, लेकिन जब उसको मारा गया, जब बाद में शिनाख्त हुई तो मालूम चला कि ये हिंदू है और ये बंगाली था, सिर्फ इसलिए माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल का था, इसलिए वो बेंगलोरी बोल रहा था। देखिए, इस समाज में जो है नफरत खुलेआम बिक रही है और बांटी भी जा रही है। और अगर बात करें गाज़ियाबाद में भी, हमने कल बात की थी कि गाज़ियाबाद में कुछ हिंदू दल के नेता जो हैं, युवा हैं, वो तलवारें बांट रहे थे और कह रहे थे कि आप मुसलमान अगर जो है आपकी तरफ आंख उठाकर देखता है तो आप उसका कत्ल कर दें। देखिए, और जो यति नरसिंहानंद है वो खुलेआम वीडियो वायरल करके धमकी दे रहा है, लेकिन ना तो राज्य सरकार, यूपी सरकार कोई भी कड़ा एक्शन ले पा रही हो, ना ही वहाँ की पुलिस। और अगर लोग, मैंने देखा है कि ट्विटर पर यहाँ पर लोग उसको टैग कर करके, यूपी पुलिस को टैग कर करके लिख रहे हैं कि आप इस पर एक्शन लीजिए, लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और वहीं पर देखा, अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम व्यक्ति होता तो शायद अभी वो लंगड़ाता हुआ नजर आता। देखिए, अगर हम गाजियाबाद की बात करें, इसके पहले हम बरेली की बात करें, वहाँ पर देखा गया पुलिस का रवैया क्या रहा। आप बताएं कि इस देश में अब क्या ये देश या फिर संविधान किसी के इशारों पे चले गए, या फिर अब तलवार बांटकर किसी की रक्षा की बात की जाएगी। उस वक्त पे आप एक मिनट के लिए इमेजिनेशन करें कि अगर कोई दूसरा धर्म का होता और वहाँ पे से तलवारें बांटता, तो क्या अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं की गई होती या फिर उस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया होता। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में, हालांकि 2027 में चुनाव भी है, लेकिन अगर इस तरीके से खुले तौर पे बड़े पैमाने पे किसी के घरों में अगर तलवार बांटा जा रहा है, तो ये तो वीडियो के सामने है, कैमरा के सामने ऑन रिकॉर्ड है। कुछ लोग कहा भी जाता है कि ये लोग खुद को फेम में बनाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर ऐसी मानसिकता है तो क्या गारंटी कि ये लोग ऑफ कैमरा यानी अंदरूनी चीज ये कर रहे हैं कि घर घर आप कोई हथियार बंटवाओ, आप लोगों के माइंड में ये सेट कर रहे हैं कि नहीं अगर आपके घर में कोई आए तो आप उसको तुरंत मार दो। हमने कल परसों में एक और सोशल मीडिया पे वीडियो देखा जहां पे कैसे एक बुजुर्ग मुस्लिम होते हैं, वो कबाड़ी का काम करते हैं, लेकिन वो एक हिंदू महिला की जान बचाते हैं कि घर में कोई चोर घुसता है, तो उसके वीडियो आ रहे हैं। तो अभी भी इस देश में गंगा जमुनी तहजीब की चीजें बची हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार, अब क्या पता कि वो सरकार के हित में काम कर रहे हैं, सच में जो अभी सरकार चल रही है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें तो उनका यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन क्या इस नारे को कुछ लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सच में इनके ऊपर किसी मजबूत नेता का हाथ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अभी बरेली से खबर आई है, जो कि आप समझे, क्योंकि बरेली काफी सुर्खियों में रहा है। अभी कहा जा रहा है कि बरेली में मंत्री संजय गंगवार ने कहा है कि वो जोर लगाकर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोलते हैं, ऐसे ही बोलो जय श्री राम जय बजरंगबली। तो आप देखें कैसे कि अब जो नारा है उसको किस तरीके से, अब मतलब पहले भी हमने देखा कि जय श्री राम को लेकर किस तरीके से जबरन बनवाने की कोशिश की गई, बहुत से लोगों की मॉब लिंचिंग हुई। लेकिन अब एक संवैधानिक पद पे बैठा जो संजय गंगवार है, वो कहता है कि जैसे वो लोग नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं, तुम भी वैसे ही जय बजरंगबली और जय श्री राम के नारे लगा। तो आप देखिए कि जिन नेताओं को, युवाओं को रोजगार, कलम और इन सब मामलों में बात करनी चाहिए, वो लोग आजकल धार्मिक नारों को विकास समझ रहे हैं। देखिए, उनको मालूम है कि अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो शायद हमें कोई और भी ऊंचा पद मिल सकता है। और आपने बात की शायद कि ऐसे लोग जो समाज में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं और जिस तरह से नारे लगा रहे हैं या तलवारें बांट रहे हैं, वो क्या सरकार के हित में काम कर रहे हैं या सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कहीं से भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक ये लोग जेल में पड़े होते और जेल में सड़ रहे होते। हम एक बात आपको बोलना चाहेंगे कि जो राष्ट्र के हित में बात करने की बात
बात करता है, सोचता भी है और वो अपनी बातों को आगे रखता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। और इसके जीते जागते सबूत बहुत सारे हैं। उमर खालिद है, शर्जील इमाम है, और फिर अगर सोनम वांगचुक की बात करें, वो सबसे बड़े पर्यावरण वो हैं। उन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत सारा काम किया है, लेकिन जब उन्होंने इसको लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया, तेज़ किया, तो उनको कहीं ना कहीं जेल के अंदर डाल दिया गया और उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो देखिए, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर तो कहीं भी साफ नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, वही चीज़ है ना कि ये आम पब्लिक को समझने की ज़रूरत है कि ये लोग किसके फेवर में काम कर रहे हैं। अभी आपने सोनम वांगचुक की बात की। हमने देखा किस तरीके से इसी देश में कोई एक ऐसा अदालत होता है जो आरोपियों को, वो भी रेपिस्ट के आरोपियों को जमानत देने की, बाहर निकालने की बात करता है। लेकिन सोनम वांगचुक की बात करें, जो इस देश के लिए, इस नागरिक के लिए लड़ रहे हैं, वो इस वक्त जेलों में बंद हैं। ये वही सोनम वांगचुक है जिनके लिए एक वक्त पे बड़े बड़े मीडिया स्टोरी कवर किया करते थे, स्पेशल स्टोरी चलाया करते थे, इनकी कहानी क्या है, इनके पीछे की रणनीति क्या है, तमाम चीज़ें। मतलब एक तरह से कह लें कि जो आने वाली पीढ़ी है, युवा है, उनको एक संदेश देने का काम करते थे, सीखने की जरूरत थी कि सोनम वांगचुक आखिर में असल में है क्या। लेकिन आज वही सोनम वांगचुक जेलों में बंद है। वो सिर्फ इसलिए बंद है कि वो अपने लिए नहीं, पूरे लोगों के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे, एक मांग कर रहे थे सरकार से। लेकिन आज वो जेलों में बंद है, लेकिन उनके ऊपर ना कोई कहानी लिखी जा रही है, ना कोई स्टोरी की जा रही है, ना कोई बड़े मीडिया की अगर हम बात करें, बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि अब की उनकी स्टोरी करे कि आखिर क्या रीज़न है कि वो इस वक्त जेलों के पीछे बंद है। तो आप देखिए कि इस देश में कानून एक ही है, सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है। लेकिन जब फैसले की बात आती है, जब सवाल खड़ा करने की बात आती है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि आपका पलड़ा किधर गिर रहा है। देखिए, अगर सोनम वांगचुक की बात करें तो वो एक पर्यावरण प्रेमी रह चुके हैं और उन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत सारा काम किया है, इस देश के हित में बहुत सारा काम किया है और सचमुच उनसे जो है युवाओं को सीखने की ज़रूरत थी। लेकिन आज वो गुमनामी के रास्ते पर चल पड़े हैं, मतलब उनको चला दिया गया है, वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके बारे में किसी को मालूम है। उनकी पत्नी लगातार उनके लिए लड़ रही है, लेकिन उनको सुनने के लिए कोई भी राज़ी नहीं हो रहा है। और अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया कभी भी ऐसी खबरों को नहीं दिखाएगी जहां पर सरकार की बदनामी हो रही हो। नहीं, देखिए, अगर इसमें हम पूरे मामले में बात करें कि अगर सरकार किसी और की होती तो शायद मीडिया इस पूरे खबर को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन हमने ये भी देखा किस तरीके से जब मामला पकड़ता है, या सबसे पहले सोशल मीडिया पे जो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, उसके बाद से आमतौर पे बड़ी मीडिया में या सरकार पे थोड़ी सी सवाल या निशान खड़ा होता है। लेकिन अभी सोनम वांगचुक की बात करें तो वो अभी भी जेलों में बंद है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में कब और किस तरीके से उनके फैसले पलटे जाते हैं, या फिर आने वाले वक्त में उनको कब राहत दी जाती है। जी, तो वहीं पर बात करते हैं यूपी की। तो यूपी के स्थित बलिया में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने टाउन हॉल में आयोजित एक विशेष मतदाता पुनरीक्षण शिविर को संबोधित करते हुए पुलवामा हमले को भारतीय जनता पार्टी की साजिश बता दिया। और सपा सांसद ने कहा कि 2019 के चुनाव में पूरे हिंदुस्तान का मूड बना हुआ था, देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और गैर भारतीय जनता पार्टी यानी कि कांग्रेस की हुकूमत या साथी दलों की सत्ता बनानी है। और उस समय उन्होंने पुलवामा कांड कराने का काम किया था। पुलवामा किसी विदेशी साजिश के तहत नहीं हुआ था। पुलवामा भारत के प्रधानमंत्री तथा उनके सहयोगियों के द्वारा कूटनीति के तहत आपको भरमाने के लिए किया गया था और लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर दिया गया था। आइए सबसे पहले उनका बयान सुनते हैं। जब लोकसभा आज भी मैं अपने बात पर कायम हूँ। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के बीच वादा किया था कि हमारी सरकार बनाए, नौजवानों को मैं 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का करूंगा। किसानों की आय को दुगना करने की बात कहे थे, व्यापारियों के हित की चर्चा किए थे, महंगाई कम करने की बात किए थे और देश का जो काला धन बाहर पड़ा हुआ है उसको भारत में लाने की बात किए थे और हर एक खाते में जनधन का खाता खुलवाकर 15 लाख देने की बात की थी। 5 वर्ष में अपने एक भी चुनावी एजेंडे पर वो खरा नहीं उतरे। उनको लगा कि अब हम झूठ बोल कर आए हैं, हम 70 दिन में अब नहीं रह सकते हैं। तो पुलवामा भारतीय जनता पार्टी के एक साजिश का हिस्सा था। मैं आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ। आपने कहा कि विदेशी साजिश नहीं थी। मैंने नहीं कहा विदेशी साजिश नहीं थी, बल्कि विदेशी साजिश नहीं थी। अगर विदेशी साजिश
मैं क्यों कहूँ, बस नहीं बोला। आज उनकी सरकार है, 11 साल का वर्ष पूरा हो गया, वो आज भी नहीं बता पाए सदन में कि ऑडियंस कहाँ से आया। तो भारतीय जनता पार्टी साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। ये साजिश करता ही लोग हैं। इनके पास देश के विकास के मुद्दों पर इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। गरीबी पर सदन में चर्चा नहीं कर सकते हैं, रोजगारों के सवाल पर ये बात नहीं कर सकते हैं, या नौजवानों के सवाल पर कोई चर्चा नहीं कराया आज तक 11 साल में। क्या कहने में गुरेज है कि भारतीय जनता पार्टी जो है भारत की भावनाओं को भड़का कर करके सत्ता में रहना चाहती है। आज जो है ये देश में चुनाव है पश्चिम बंगाल में, अब देखिए क्या हो रहा है। आपकी मीडिया दिन रात क्या दिखा रही है? आपकी मीडिया और चाहे भारत का कोई भी नेशनल चैनल, क्या भारत की मूल आवश्यकताओं को दिखाया जा रहा है? वहाँ एक विशेष लोगों को चिन्हित कर करके दिन रात जो है कार्य किया जा रहा है कि भारत के लोग आपस में बटे और सरकार में आए। हमने सनातन पांडे को सुना जिसमें उन्होंने यही कहा है कि 2019 से पहले चुनाव में जो होने वाले थे उससे पहले जो हमला कराया गया, पुलवामा अटैक कराया गया, जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे, उसकी पूरी जिम्मेदारी अगर जो बनती है वो भारतीय जनता पार्टी की बनती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मफाद के लिए ये हमला कराया और 40 जवानों की जान ली। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और कही है कि 2014 से पहले 2014 में जब भाजपा आई थी उस समय उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां किसानों की आय दोगुनी करने, महंगाई कम करने और काला धन वापस लाने का वादा किया था। 5 साल में उन्होंने अपने किसी भी चुनावी वादे को पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर उन्होंने 2 चीज़ें कही हैं। उन्होंने एक तो 2014 में जब भाजपा की सरकार आई थी हमारे देश में, उस समय जो मोदी सरकार ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, उनको पूरा नहीं किया गया। और सबसे बड़ा जो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि पुलवामा अटैक एक चुनाव को जीतने के लिए कराया गया जिसमें 40 जवान शहीद हुए। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर हम 2019 के पुलवामा अटैक की बात करें तो देखा गया कि देश में सबसे बड़े हमलों में से भी उसे एक माना जाता है जहां पे 40 जवान शहीद हो गए। लेकिन इस हमले के बाद से कई सवाल खड़े शुरू हो गए थे। विपक्ष ने भी यानी कांग्रेस ने भी कई सवाल खड़े किए। हमने ये भी देखा कि इस हमले के बाद से किस तरीके से पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी कई सारे सवाल खड़े किए, लेकिन बाद में कहा गया कि उनको भी दबाने की कोशिश की गई। अब फिर बाद में उनके वो बीमारी के शिकार होते हैं और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन पुलवामा अटैक की बात करें तो हमने देखा कि किस तरीके से ये भी खबर सामने आई थी कि वहाँ पे पहले सूचना मिल चुकी थी कि कोई बड़ा अटैक होने वाला है। ये भी कहा गया कि जब सैनिक जा रहे थे तो सवाल ये उठाया गया कि जो सैनिक सड़क से जा रहे थे, सड़क मार्ग से जा रहे थे, उनको हवाई सफ़र करने के लिए परमिशन क्यों नहीं दी गई, यानी हेलीकॉप्टर से उनको क्यों नहीं भेजा गया। तो पुलवामा अटैक की बात करें तो उस वक्त काफ़ी गंभीर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। हमने ये भी देखा कि कुछ मामलों में सरकार चुप्पी साधी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए, सवाल पूछे गए, लेकिन कई मामलों में जवाब सामने नहीं आया। तो पुलवामा अटैक यकीनन कहा जा रहा है कि उस पर जांच आगे बढ़ रही है। ये भी देखा गया कि जब पुलवामा अटैक को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये लोग सरकार पे या फिर सैनिकों पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो यकीनन वो हादसा एक बहुत बड़ा हादसा रहा जिसने 40 जवान जिसमें खो गए, शहीद हो गए। तो लेकिन जिस तरीके से अगर हम सत्यपाल मलिक की बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी गंभीर सवाल उठाए थे, कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन देखा गया उसमें मामले शांत रहे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सांसद हैं सनातन पांडे, उन्होंने जो अब सवाल खड़े किए एक बार फिर से, तो यकीनन ये आने वाले वक्त में शायद इस पर राजनीति हो। लेकिन ये सवाल अभी नहीं, ये सवाल शायद जितने लोगों की ज़िंदगी चल गई उनके परिवार वालों के बीच खटकती रहेगी कि आखिरकार क्या रीज़न रहा कि इतने लोगों की मौत हो जाती है, हमारे जो जवान हैं, जो सैनिक है, वो शहीद हो जाते हैं। ये भी कहा गया रिपोर्ट में कि पहले से जब आशंका थी तो उस वक्त सरकार ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। क्या वजह रही कि एक साथ कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिन पे जवानों को भेजा जा रहा था। जब पहले से आशंका थी तो आपने हेलीकॉप्टर उनके लिए क्यों मुहैया नहीं करवाया। आमतौर पे जब राजनेताओं की ज़रूरत होती है तो मिनटों में हेलीकॉप्टर दे दिया जाता है, लेकिन सैनिकों को क्यों नहीं दिया गया। उस वक्त सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि कहा जा रहा था कि शायद 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट चल जाए क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। तो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उस वक्त सरकार ने इसमें दखल दी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी देश में हादसा हो पाया था। जी, हालांकि देखिए उसके बाद उन्होंने कई सारे इल्ज़ाम लगाए हैं और कई सारी चीज़ों को कई सारी बातों को सामने रखा है, जिसमें अगर हम देखा जाए कि हमारे भारत के जो वासी हैं, जो निवासी हैं, वो भी पूछना चाहते हैं। जिसमें उन्होंने एक चीज़ और कही है कि
अगर सरकार अपनी जगह पर सही थी तो वो सबसे पहले ये बताए कि इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स कहाँ से आया। अगर पुलवामा हमले की बात की जाती है तो उस समय भी कई सारे लोगों के यही सवाल थे बिल्कुल। और सरकार उन सवालों के जवाब देने में विफल रही थी। और उन्होंने इस दौरान भी कई सारे सवाल पूछे। एक तो आरडीएक्स का पूछा है, उसके बाद उन्होंने कहा कि विकास के एजेंडे पर आपने चुनाव लड़ा था, आज विकास कहाँ है देश में। नहीं भाई, सबसे तो अहम सवाल ये खड़ा हुआ कि इतने बड़े पैमाने पे आरडीएक्स कहाँ आया, क्योंकि इस हादसे में आरडीएक्स की अहम भूमिका रही, रोल रहा। तो सवाल यही खड़ा किया गया कि आखिर इतने बड़े पैमाने पे देश में आरडीएक्स आया कैसे। और अगर हम आपको बताएं तो आरडीएक्स इतने ज़्यादा मात्रा में एक साथ आप नहीं ला सकते हो, तो यकीनन उसको कई पार्ट में या फिर कई लोग लाए होंगे। लेकिन इतने बड़े हादसा होना, उसके बाद से अगर कोई सवाल खड़ा किया तो आप उसको ये कह रहे हो कि नहीं, ये इस देश के साथ नहीं, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई मामलों में देखा गया जब सवाल कांग्रेस ने किया तो आपने ये कहा कि नहीं, ये सैनिकों पर विश्वास नहीं करते। तो क्या सवाल पूछना अब इस देश में गलत है? दूसरी अहम बात ये कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे आरडीएक्स आया कहां से। वह ये भी कहा गया कि जांच में पुलवामा आतंकी हमले के मामले में 19 आरोपियों की पहचान की गई। अगस्त 2021 तक मुख्य आरोपी समेत 6 अन्य मारे गए और 7 को गिरफ्तार कर लिया गया। वही अगर हम इस पूरे मामले में बात करें तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने जो सवाल उठाए हैं उसको देखते हुए अब इस मामले में जो उत्तर प्रदेश में मंत्री संजय निषाद, उनका बयान सामने आया है। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले में अब क्या कहा है। आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है हम प्लेटफॉर्म कंपनी से डिमांड्स करें। हम 5 डिमांड रखे थे प्लेटफॉर्म कंपनीज के सामने। हमारा पहला डिमांड था कि जो पुराना पे आउट था वो पे आउट दिया जाए। जो आप एग्रीगेटर सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज जो आप अपने चलाते थे, जैसे कि दसरा, दीपावली, रमजान, बकरीद, क्रिसमस, ऐसे टाइम ही नहीं, रेगुलर भी वही पेमेंट को आप इम्प्लीमेंटेशन करिए। दूसरा हमारा डिमांड है कि सारे प्लेटफॉर्म कंपनी से 10 मिनट डिलीवरी इमीडिएटली उसको निकाल दिया जाए, सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज। और तीसरा जो है आईडीज ब्लॉक कर रहे हैं आप विदाउट एनी ग्रीवेंस मैकेनिज्म के, और वो क्यों आईडीज ब्लॉक कर रहे, क्या है उसका कोई जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और फोर्थ, एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम कंट्रोल कर रहा वर्कर्स के बिजनेस के ऊपर, जो इंसेंटिव्स नहीं मिले जैसा प्लान कर रहे उसके ऊपर। जो फिफ्थ है कि ये सारे चीज के ऊपर जो है ग्रीवेंस मैकेनिज्म मिले और जो है सोशल सिक्योरिटी मिले। ये 5 डिमांड हम लोग ने लगातार 25 और 25th एंड 31st के लिए हम लोग ने ये फ्लैश स्ट्राइक का आगाज दिया था। और इसके अंदर 25th के दिन 40,000 पैन इंडिया में जुड़ के जो है इसको सपोर्ट में आए थे। और 50 to 60% जो है ऑर्डर्स भी डिले हुए, आप देखे होंगे। और एट द सेम टाइम कल जो परसों का सिर्फ जस्ट ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। 31st के दिन जो है हम सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज को पिक्चर बताएंगे। आपको ही अप्रॉक्स 1.5 लाख से ऊपर वर्कर्स का हमारे पास सपोर्ट मिल रहा पैन इंडिया के अंदर, और इसको कल तक शायद अभी बढ़ेगा। तो एग्रीगेटर कंपनीज भी जो है आप लोग इस तरीके से जो है वर्कर्स को एक तरफ से प्रेशर बिल्ड करने का काम कर रहे, थ्रेटिंग्स कर रहे, पुलिस का थ्रेटिंग मिल रहा। दूसरे तरफ से जो है आपने बाउंसर्स को अपने कार में बिठा के, पूरे जितने भी वेयर हाउसेस है, स्टोर्स है, वहां पे आपने बाउंसर्स को अपने कार में बिठा के धमकी देने का काम कर रहे। और स्विग्गी जोमैटो नोटिफिकेशन निकाल के जो है अपने टीम लीडर से, एरिया मैनेजर से आईडीज ब्लॉक करके बोल के धमकी दे रहे। मैं बोल रहा हूं कि एग्रीगेटर कंपनीज खबरदार, अगर जो आप इस तरीके का बिहेवियर करेंगे तो अच्छा नहीं है। हम लोग रेडी है डिस्कशन करके फ्रूटफुल बात करने के लिए। कोई भी एग्रीगेटर कंपनी को, प्लेटफॉर्म कंपनी को दम नहीं है आके हमारे से डिस्कस करके बात करने के लिए। हम वर्कर्स की वॉइस और वर्कर्स को लेके बात करना चाह रहे हैं। आप उनके प्रॉब्लम्स नेर सुनो, फेस टू फेस, 1 to 1 सुनो, उनके प्रॉब्लम का रिजॉल्व करो। हम रेडी है कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए। वी आर रेडी टू क्या बोलते हैं, डायलॉग मानने के लिए हम रेडी है, ट्राइपार्टेड बार्गेनिंग के लिए। आप आइए। हम सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, इस चीज को जल्द से जल्द इंटरफियर हुए, सेंट्रल मिनिस्ट्री और स्टेट मिनिस्ट्री, इंडियन फेडरेशन ऑफ फैब बेस्ड। संजय निषाद की बात करें तो उन्होंने जो अपने बयान में कहा है, उन्होंने यही कहा है कि किसी भी घटना के बारे में बयान देने के लिए केवल 2 लोग ही जिम्मेदार होते हैं, या तो घटना में जो शामिल व्यक्ति होता है उसकी जांच करने वाला व्यक्ति, और जांच के बाद प्राप्त प्रमाणिक दस्तावेजों के आधार पर बयान देने का अधिकार केवल इन्हीं 2 लोगों के पास है।
तो इनका जो बेतुका जो बयान सामने आया है संजय निषाद का कि या तो उसमें जो घटना में शामिल व्यक्ति होता है या उसकी जो जांच करता है, तो इसका मतलब अगर वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं और ईडी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और सॉरी ईसी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और भाजपा उसको जस्टिफाई कर रही है, तो यहाँ पर क्या भाजपा भी चोर है या इलेक्शन कमीशन भी चोर है? नहीं देखिए, ये तो इसके बारे में संजय निषाद ही बताएंगे। दूसरी बात ये है जो घटना करने वाला व्यक्ति है वो अगर जिम्मेदार है तो वो पूरी बात बताएगा ही कि वो आपको हमने कैसे किया। दूसरी बात ये है कि आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि अगर इलेक्शन कमीशन पर लगातार सवाल खड़े किए जाए तो राहुल गांधी तो बता रहे हैं कि हम उसमें गलतियां क्या है, तो क्या उसमें बीजेपी जिम्मेदार है या फिर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले में बात करें तो आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये सब एक नाटक है, लोगों को गुमराह करने और भ्रमित करने का प्रयास है। देखिए यहाँ पे आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी आप सरकार से कोई सवाल करें, अभी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया कि अमित शाह के सवाल पे जब क्या कहा गया कि नहीं ये अमित शाह से सवाल नहीं है, पूरे देश से हिंदुस्तान से कैसे तौल दिया गया। तो आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी सवाल इनसे किया जाए तो ये लगातार सरकार पे और आम जनता पे यानी पूरे हिंदुस्तान से और किसी एक खास धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी देखा गया कि जब सवाल उन्होंने किया तो सीधे तौर पे उनके सवालों को नाटक बता दिया। खैर प्रधानमंत्री मोदी जब किसी विपक्ष के मुद्दों को वो बता सकते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है। दूसरी बात अगर हम ये करें तो ये भी कहा गया है कि यही नेता पार्टी को डुबा रहे हैं, इस तरह का बयान सही नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है। और उन्होंने ये भी कहा कि यही नेता पार्टी को डुबा रहे हैं। तो अगर सच में संजय निषाद को इतनी चिंता है समाजवादी पार्टी का तो खुद जाकर एडवाइजर बन जाए समाजवादी पार्टी का। ये कौन होते हैं तय करने वाले कि यही लोग पार्टी को डुबा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर कोई विपक्ष का नेता या कोई भी आम नागरिक को कोई सवाल करने का सिर्फ नेताओं का हक नहीं है, आम नागरिक का भी हक है। अगर कोई जायज़ सवाल है या फिर उसके समझ में वो सवालें आ रही हैं तो आप उसको क्लियर जवाब देने की बजाय बार बार उस पर ये तोहमत लगाने की क्यों कोशिश करते हैं नहीं ये तो राष्ट्र का सवाल है, राष्ट्र हित में है, या फिर ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। तो यकीनन आप इसका मतलब कि इन सब सवालों से बचने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आप ऐसे जवाब देते हो कि आने वाले वक्त में सामने वाला जो, क्योंकि इसमें भी आपने राष्ट्र की बात कर दी, तो अमूमन तौर पर जब राष्ट्र की बात आती है तो हम देखते हैं कि आमतौर पर लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन इन सब सवालों के जवाब देने के बजाय आप बार बार राष्ट्र और किसी खास धर्म के नाम पर कब तक बचते रहोगे। जी, उन्होंने ये कहा है कि संजय निषाद ने कि राष्ट्र का मामला है, अगर राष्ट्र का मामला है तो सबसे पहले केंद्र सरकार को इसका जो सवाल है, जो लोग सवाल कर रहे हैं कि भारी मात्रा में RDX कहाँ से आया, उसका जवाब देना चाहिए। 40 जवानों की मौत हुई है, आप वहाँ पर कहाँ थे, गृह मंत्री कहाँ थे, क्या कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, देश के रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे उस समय पर, क्यों जवानों को नहीं बचा पाए, आप उसका जवाब दीजिए। और जवाब देने के बजाय आप सवाल पूछते हैं। और यहाँ पर देखिए सवाल तो सबसे बड़ा आपसे बनता है, क्योंकि जब पुलवामा का अटैक हुआ था और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया था कि पाकिस्तान ने इस हमले में पूरी उनकी संलिप्तता पाई गई है, और उस समय पाकिस्तान ने इस हमले से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस हमले में हमारा ज़रा भी हाथ नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने यह हमला नहीं कराया है तो आखिर हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में जो RDX पाया गया और जो 40 जवानों की मौतें हुई हैं वो कैसे हुई, आखिर उसमें कौन था ऐसा मिला हुआ कि यहाँ तक कि अंदर की बातें जान रहा है, अंदर आके हमारे जवानों पर हमला कर रहा है, उन जवानों पर जो पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की सरहदों पर अपने पूरा तन और पूरे मन से वहाँ पर अपनी पूरी रक्षा के लिए पूरे खड़े हुए हैं, मुस्तैद हैं। और देखिए अगर यहाँ पर हमने बात की पुलवामा की, उसके बाद अगर पहलगाम की भी बात करें, पहलगाम में आतंकी आते हैं, आने के बाद 26 लोगों की जान ले लेते हैं, उसके बाद वो भाग भी जाते हैं। हमारे गृह मंत्री को पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ से आए। फिर हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि आतंकी जो है छिपकर घुसे थे, आखिर कहाँ से वो छिपकर घुसे। नहीं देखिए, अभी आपने जो पहलगाम आतंकी हमले की बात की, यकीनन कि किस तरीके से लोग इस देश में आते भी हैं, हमला भी करते हैं, यहाँ तक कि हमला में कई मासूम लोगों की भी मौत होती है। फिर उसके बाद से बयानबाजी का दौर शुरू होता है, लेकिन सच में वो लोग कौन थे ये नहीं मालूम चलता है। ख़ास बात ये भी कि जब हमला होता है उसके तुरंत बाद कुछ मीडिया पे कुछ फुटेज जो है वो लोग आउट किए जाते हैं। तो सवाल ये है कि इन लोगों के फोटोज़ या फिर वीडियो जो हैं वो इतने कम वक्त में किसी मीडिया के पास कैसे आ रहा है? क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति है? क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी हम चिन्हित कर रहे हैं,
ये भी क्लियर पता नहीं चलता है कि इसके पीछे हाथ किसका है, लेकिन कुछ देर बाद मीडिया के पास फुटेज लग जाता है। या अगर इसमें इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो फिर इंटेलिजेंस कर क्या रही थी, क्योंकि वो आमतौर पे कहा जाता है कि वो एक टूरिज्म इलाका है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग जाते हैं। हमने आम वहाँ पे पब्लिक की भी बात सुनी जिसने कहा कि यहाँ पे अब टूरिज्म बढ़ रहा है, हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी है वो उसमें सुधार हो रही है। हमने हमले में भी देखा किस तरीके से जो मुस्लिमों के घर थे उनके दरवाजे खुले हुए थे, जो वहाँ पे पर्यटक थे, सैलानी थे, उनके वहाँ पे सुरक्षा के लिए। तो लेकिन वहाँ पे भी एक किस तरीके से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन असल में जो सवाल था कि कैसे आतंकवादी आते भी हैं फिर वहाँ से आसानी से वो अपने काम को अंजाम देकर निकल जाते हैं, तो इस पर क्या सैनिकों की या फिर क्या कहें कि सरकार की उसमें कोई रणनीति या फिर माफ़ कीजिएगा उसमें उनकी कोई गलती नहीं रही, या फिर क्या इसमें उनकी नाकामी को मानते हुए ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। फिर वहाँ पे जिनकी पोस्टिंग थी या वहाँ पे जो लोग बड़े पैमाने पे काम करें, तो आखिर उनकी इंटेलिजेंस इतनी बड़ी तादाद में फेलियर कैसे हो गई। जी देखिए, सनातन पांडे ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं, बहुत सारे सवाल उठाए हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठाया है कि पुलवामा का अटैक 2019 का चुनाव जीतने के लिए कराया गया था। अब देखिए उनको किस तरह से देशद्रोही करार देने के लिए किस तरह से प्रोपेगेंडा रचा जाएगा। हालांकि उन्होंने इसके बाद बहुत सारे सवाल जो है सरकार से पूछे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि संसद में गरीबी पर कभी चर्चा नहीं होती, और ये बात हकीकत है। जितने भी सेशन चले हैं कभी भी आपने देखा होगा जो देश के लोगों के हित में जो काम थे, अभी एयर पोल्यूशन पर चर्चा होने वाली थी, SIR पर चर्चा होने वाली थी, आपने देखा कि वो चर्चाएं कहीं ना कहीं गुम हो गई। बाकी चर्चाएं चली हैं, वंदे मातरम पर चर्चा हुई और जी राम जी बिल पर चर्चा हुई, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। नहीं, हमने देखा कि संसद भवन में इस बार जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ उसमें किस तरीके से विपक्ष लगातार ये उम्मीद जता रहा था कि शायद एयर पोल्यूशन पे चर्चा हो, लेकिन यकीनन उसमें ना एयर पोल्यूशन पे चर्चा की गई, ना विपक्ष ने जिन मुद्दों पे बात करने की कोशिश की उन मुद्दों पे बात की गई। 10 घंटे इस मुद्दे पे दिए जाते हैं जिससे कोई मतलब ही नहीं रहा, वंदे मातरम, उससे क्या फ़ायदा है आम नागरिक को, लेकिन उसके लिए 10 घंटे महदूद किए जाते हैं। लेकिन देश में बेरोजगारी की बात करें, अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें या तमाम स्वास्थ्य की बात करें, उन मुद्दों पे कहने की सत्ता पक्ष बचती रही। लेकिन जब सवाल खड़े किए गए, जब सवालों को घेरे में लाने की कोशिश की गई, तो अमूमन तौर पे जवाब यही सुना गया कि विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है। अगर विपक्ष सदन में हंगामा करता तो क्या आप जिस तरीके से पिछले कुछ सदनों के दौरान बड़े तादाद में सांसदों को आपने बाहर निकाला था, तो क्या इस बार आप उनको बाहर निकालने से चूक पाते? यकीनन नहीं। तो इसका मतलब ये है कि विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा था, वो शांति से उन मुद्दों पे चर्चा करना चाह रहा था जो आम जनहित में है, आम जनमानस में है, लेकिन आप उन मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हैं। एयर पोल्यूशन में जहाँ पे दिल्ली में इतनी बड़ी तादाद में AQI जो ऊपर जाता है, पुतिन को आप दौरे पे बुलाते हैं, वहाँ पे देखा जाता है कि किस तरीके से जो एजेड लोग हैं उनकी समस्या किस तरीके से बढ़ती जा रही है। खुद सोनिया गांधी ने कहा था कि हम उम्रदराज हैं, हमें अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो आप समझे कि जो यहाँ की आम महिला है उनको कितनी दिक्कतें हो रही थी, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कितनी दिक्कतें हो रही है। लेकिन आप इन मुद्दों पर बात नहीं करते, आप मुद्दे वही लाते हैं कि अगर आपसे कोई सवाल खड़ा करता है तो आप उसको राष्ट्र जोड़ के या फिर आपको जो लगता है कि ये हमारे लिए मुद्दा सही है उस पे आप लगातार बात करते हैं। जी, तो नाजरीन, हिंदी समाचार के लाइव प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे और शाहिद उमैर को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत TV के साथ। अल्लाह हाफिज़।